अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अदालत से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि खावर मानिका और इनके वकला की जानिब से कमरा अदालत में नहायत नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई। समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर अदालत के बाहर हमला भी कर दिया। जज शाहरुख अर्जुमन, जो कि इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने हमले के बाद फैसला सुनाए बगैर अपने चेंबर में वापस जाने का फैसला किया। जज ने केस सुनने से माजरत करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने का खत भी लिख दिया। आज कमरा अदालत में क्या माहौल रहा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के रिपोर्टर फ़हद बशीर, जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंचोता साहब, जो उधर मौजूद थे। सबसे पहले फ़हद, मुझे ये बताइए कि जो तल्ख कलामी हुई है वो कैसे हुई है और मामला जो है वो हाथापाई तक कैसे पहुंचा? देखें, बिल्कुल सबसे पहले जिस तरह खावर मानिका कमरा अदालत में तकरीबन 10:30 बजे के करीब पहुंचते हैं, तो जो PTI की खवातीन है और वकला बड़ी तादाद में कमरा अदालत में पहुंचते हैं। समाअत शुरू की जाती है तो जो जज हैं इस केस की जो समाअत कर रहे हैं शाहरुख अर्जुमन, जैसे वो देखते हैं कि अदालत का माहौल भी बेहतर नहीं है तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि मैं जो भी फैसला सुनाऊंगा वो मुतनाज़ भी हो सकता है, जिसके बाद वो वापस अपने चैम्बर में रवाना हो जाते हैं। तो खावर मानिका जब जो अदालत के कमरे से बाहर आते हैं तो वहाँ पर PTI की खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद होती हैं। जिस तरह कमरा अदालत के अंदर भी शेम के नारेबाजी भी की जाती है और कमरा अदालत के बाहर भी PTI के वकला बड़ी तादाद में थे। इसके अलावा जो PTI के रहनुमा अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, बैरिस्टर गौर अली खान, इसके अलावा शिबली फराज और दीगर जो वकला नईम हैदर पंजोता और उस्मान गिल, ये सारे भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो रिजवान अब्बासी हैं वो भी कमरा अदालत में पहुँचे थे। जैसे ये जो खावर मानिका कमरा अदालत से बाहर आते हैं तो जो इनकी जानिब से कुछ अल्फाज का चुनाव ऐसा किया जाता है कि जो PTI की खवातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं, जो वकला होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। और शेम किसने पहले कहा? खवातीन की जानिब से कहा गया। अच्छा। क्योंकि खावर मानिका की जानिब से कमरा अदालत के अंदर भी जो इमरान खान के हवाले से कुछ गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया था। फिर जैसे वो बाहर आते हैं तो एक खवातीन की जानिब से खावर मानिका पे बोतल फेंकी जाती है और जिसके बाद कुछ जो वकला वहाँ पर बाहर मौजूद होते हैं उनकी जानिब से जो खावर मानिका इनको दबोच लिया जाता है और इनको एक थप्पड़ भी मारा जाता है, जिसके बाद ये नीचे गिर जाते हैं। जो खावर मानिका के साथ वकला होते हैं वो खावर मानिका को पकड़कर जो अदालत के पास ये वाक़या पेश आता है वो फिर बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद जो PTI के रहनुमा और वकला इनकी जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है इसके बाहर आके मीडिया टॉक भी की जाती है और जो इस हवाले हमने दिखाई। मगर आप ये बता रहे हैं कि जो बोतल है वो पहले एक PTI की जो एक खातून कारकुन थी उन्होंने खावर मानिका की तरफ फेंकी, लेकिन इससे पहले ये होता है जैसे वो दरवाजे से खावर मानिका बाहर निकलते हैं इनकी जानिब से भी कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है इमरान खान के हवाले से, जिसकी वजह से वहाँ पे जो खवातीन मौजूद थी, वकला मौजूद थे, PTI के रहनुमा मौजूद थे, काफ़ी वो बाहर मीडिया टॉक के लिए जाते हैं। जो बाहर की जो वो समझ गई हूँ। अब मुझे बताइए, ये जो बोतल मारी गई थी ये कमरा अदालत में मारी गई थी? कमरा अदालत के बाहर जैसे ही खावर मानिका वहाँ से निकलते तब तक जज साहब ने ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने फैसला नहीं सुनाना? जब कमरा अदालत में जज वहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो भी मैं फैसला सुनाऊंगा मुतनाज़ हो सकता है। फिर वो अपने चैम्बर में वापस रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद खावर मानिका कमरा अदालत से बाहर आते हैं। फिर ये वाक़या पेश आता है। अच्छा, नईम हैदर पंचोता साहब, आज जो है फैसला नहीं सुनाया गया, तो सबसे पहले तो जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं इसके बारे में पूछते हैं आपसे कि जिस किस्म का हमने माहौल देखा है, आप भी वकील हैं, क्या ये मुनासिब था और आपको नहीं लगता कि ये आपके केस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव था? बहुत शुक्रिया मुनीज़, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इन्होंने पूरी तफसील जो है वो नहीं बताई कि हक़ाइक़ वहाँ पर हुए क्या। आज बेसिकली फैसला जो है सुनाने के लिए केस की समाअत रखी गई थी, नंबर 1। और आज समाअत के दौरान जो है वो अदालत ने जो लास्ट हुक्म दिया था उसके अंदर ये कहा था कि अगली डेट के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा और खावर मानिका के वकील अगर कुछ बात करना चाहें, बहस करना चाहें तो उनको मौका दिया जाए, उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। खावर मानिका के वकील पहले आते नहीं हैं, जब आते हैं आकर वो जो है खावर मानिका को जनाब माइक दे दिया जाता है कि जनाब शुरू। अदालत ने कहा कि आपका बनता नहीं है, ये आपके वकील खड़े हैं वो कर लेंगे और इस स्टेज के ऊपर आकर कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा जी मैं नहीं करना है। वो बड़े दुखी स्टाइल के अंदर जैसे होता है ना कि बड़ा सदमा और मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ और मैं ये, क्योंकि उन्हें बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश करके प्लान करके भिजवाया गया था कि आपने जाकर ये बातें करनी है ताकि अदालत के अंदर जो है माहौल ख़राब हो, अदालत के अंदर हंगामा आराई हो और केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो या जज जो है वो कहें कि मैं इस केस के अंदर लड़ाई होगी कमरे में, लिहाजा मैं नहीं चाहता।
अच्छा, वो मुसलसल उकसाने के लिए सीधी सीधी गालियां निकाल रहे थे इमरान खान साहब को, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 17 दफा, 3 दफा नहीं, बल्कि 18 दफा एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि आपको मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर बता ही नहीं सकता। हमने नहीं, बड़ी बुरी बात है। मगर नईम हैदर पंचोता साहब, आप तो वकील हैं, कोर्ट के अहाते के अंदर बोतलें चल जानी ये मुनासिब है? किसने बोतल चलाई है जी? खवातीन की जानिब से बोतल थ्रो की गई थी। ये हमारे रिपोर्टर हैं और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, इन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी खावर मानेका के हवाले से टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि ये जो खावर मानेका था ना, इसकी टांगें तोड़नी चाहिए थी। जो इसका किरदार था, जैसे इसको लाया गया, जैसे उसने नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, जैसे उसने गालियां निकाली, याता तारड़, ये सारे पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने भिजवाया। उसके साथ जो वकील थे, उसके साथ वो वकील थे जो इमरान खान पेशी के ऊपर पेश हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और उन्होंने तोशाखाना केस के अंदर इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और जिसके ऊपर वो शटअप और सारा वो मामला बना था। तो वो बेसिकली वही टीम आई थी और वो चाहते थे कि किसी जरिए हंगामा राई हो, 9 मई वाली मुनासबत को जोड़ा जाए कि ये आते हैं और हमला करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम वकला खवातीन, किसी ने अदालत की प्रोसीडिंग के दरमियान कोई बात नहीं की, लेकिन जिस तरह अदालत को जो है वो उसके ऊपर जज के ऊपर प्रेशर डाला गया, जो 6 जजेस का लेटर कह रहा है कि कैसे कैमरे लगाए जाते हैं, कैसे डराया जाता है, कैसे धमकाया जाता है, कैसे फैसले लेने के लिए जज को जो है बेडरूम अपना हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ता है। तो वो ही सारा उसका तसलसल आज जज साहब के चेहरे के ऊपर नजर आ रहा था। उन्होंने रिक्यूज किया, उनको मजबूर किया गया, हालांकि वो फैसला सुनाना चाहते थे और उससे पिछली डेट के ऊपर कह चुके थे कि मैंने फैसला सुनाना है। और जो बंदा जज जो है वो पहले ही रिक्यूजल की दरखास्त रिजेक्ट कर चुका हो, हालांकि दरखास्त पहले भी दी गई थी ना कि आप केस ना सुने, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद रिजेक्शन के बाद आज आकर कैसे हो सकता था कि वो कहते कि ठीक है अब मुझे मंजूर है, अब मैं रिक्यूजल कर लेता हूँ, क्योंकि उन्हें डराया गया था, उन्हें धमकाया गया था। तो ये आपका मानना है कि जज अर्जुमन को डराया गया था, जज शाहरुख खान अर्जुमन को डराया गया था, धमकाया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने आज अपना फैसला नहीं सुनाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर जरूर प्रेशर था। जैसे वो जजेस का लेटर जो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जजेस को जिस तरह एजेंसियां जो है मुदाखिल करती हैं, जैसे उनके काम में उनको जो है फैसले देने में जो है वो कहती हैं कि ऐसा फैसला दो, वैसा फैसला दो, तो वो सारा लेटर जो है वो मोर सबत कर रहा है कि आज फिर वही जो लेटर के अंदर जिक्र था, आज फिर इस केस के अंदर वही हुआ है। और इसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि अगर आज फैसला सुनाया जाता तो सजा मुअत्तल हो जानी थी। और खावर मानेका को कैसे पता चल गया कि उसके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि उस केस के अंदर था कुछ नहीं। जब फैसले का दिन है, आपने जज को कहा कि आप ये केस ही ना सुनो। पंचोता साहब, आपने ये कहा कि खावर मानेका की टांगे तोड़नी चाहिए थी, तो कमरा अदालत में तोड़नी चाहिए थी उनकी टांगे? देखें, उसकी हमने कमरा अदालत के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं रखा, लेकिन जो वो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा था कि मेरे ऊपर हमला करें, मुझे मारें, मुझे थप्पड़ मारें, मुझे मेरी पिटाई करें। और वो एक वो आपने कर दिया, वो आपने कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन हमने नहीं किया, हम पुरअमन रहे। और आप मुझे दिखा दें, अब वकील की बात करें जी कि एक वकील गया था, उसने जाकर उसे थप्पड़ मारा, दूसरे वकीलों से पकड़ दें, मुझे दिखा दें पीटीआई लीडरशिप में बैरिस्टर गौर कह रहे हो कि जाओ जी खावर मानेका को उड़ा दो, या उन्होंने आकर थप्पड़ मारा हो। वहां पर उमर अयूब थे, वहां पर शिबली फराज थे, किसी बंदे ने, मैं मौजूद था, कोई वीडियो के अंदर दिखा दें कि जनाब हम में से कोई बंदा गया है और जाकर उसके ऊपर हमला हो गया। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे और भी पूछना चाह रही हूँ पंचोता साहब, वो ये है कि एक बात जो रऊफ हसन साहब ने की, आप साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मलिक रियाज पर जो प्रेशर है वो बना हुआ है इस वक्त, और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बैरिया टाउन के दफातर के ऊपर रेड्स भी किए जा रहे हैं। तो आपको क्या खदशा है कि मलिक रियाज के ऊपर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? देखिए, मलिक रियाज के ऊपर प्रेशर इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको अप्रूवर बनाएं, वो चाहते हैं इनको वादा माफ गवाह बनाएं, वो चाहते हैं कि जैसे आजम खान को उठाया गया और उससे स्टेटमेंट ली गई, वो चाहते हैं कि जैसे जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर के ऊपर प्रेशर डाला गया, जैसे उनके घरों में छापे मारे गए, वो चाहते हैं कि वो खान साहब के खिलाफ गवाही दें, और गवाही देने से उन्होंने इनकार किया है, इसी वजह से छापे मारे जा रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मीडिया के ऊपर मलिक रियाज का नाम चला सकें, और कैसे ये पुलिस लेकर गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उसने इनकार किया है, वो डट खड़ा हुआ, उसने कहा है कि मैं
वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस था जो नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए सामने आया था, ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए, जिसके जरिए सेटलमेंट हुई थी और ये तमाम पैसा वापस सुप्रीम कोर्ट में आया था आपकी हुकूमत के दौरान, आप समझते हैं कि ये भी गलत था कि वो मलिक रियाज साहब से ही उन्होंने बाजियाब किया था ना? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि जो पैसा आउट ऑफ कोर्ट सिविल सेटलमेंट जो हुई थी जी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, वो एग्रीमेंट हुआ था। और अगर आउट ऑफ कोर्ट वो कॉन्फिडेंशियल ना रखा जाता, जो उसके अंदर जो है वो जो जिस तरह से वो एग्रीमेंट हुआ था, अगर उसे ना रखा जाता तो उससे क्या होता कि आपको वहां पर केस लड़ना पड़ता। वो पैसे जो है किधर आए? वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। आपकी हुकूमत ने अलाउ किया कि उनके अकाउंट के अगेंस्ट जो है उन्होंने जो पेनल्टी देनी थी उसके अकाउंट के अगेंस्ट जो वो अमाउंट है वो सेटल किया आपने, उसकी इजाजत दी आपने हुकूमत देखिए बात ये नहीं, अच्छा। कोई ऐसी उनके अमाउंट के अगेंस्ट सेटलमेंट की बात नहीं है। उनका पैसा था जो उन्होंने उनका पैसा जो है वहां पर पहले सस्पिशियस जो है अमाउंट के तौर पर उसे जो है फ्रीज किया, फिर अदालत ने ही उसे डी फ्रीज किया कि इसके ऊपर कोई हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद जब वो पैसा डी फ्रीज हो गया, जब वो पैसा रहा ही नहीं कि उसके ऊपर कोई गुमान है, तो उसके बाद डेफिनेटली वो फिर जो है पैसा जो है वो उसका अपना था, वो पैसा जो है वो आ सकता था, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, कोई इमरान खान के अकाउंट में नहीं है। और जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चले ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक था वो बिलखसूस नईम हैदर पंचोता साहब आज की प्रोसीडिंग्स के ऊपर था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस के ऊपर रिपोर्टिंग की। नाजरीन, ये आज टॉप की स्टोरी थी, मगर इधर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम अपना रुख करते हैं जो शायर हैं अहमद फराद, उनके हवाले से भी आज एक प्रोसीडिंग हुई है इस्लामाबाद की एक अदालत में, उसकी भी खबर लेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद के केस में अटॉर्नी जनरल ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि लापता शायर अहमद फरहाद धीर कोट कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो गुमशुदा अफराद का केस लार्जर बेंच को भेज रहे हैं और IG इस्लामाबाद को यह हदायत जारी कर दी कि वो इस मामले को देखें। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। याद रहे कि शायर अहमद फरहाद 14 मई को इस्लामाबाद से अपने घर से लापता हो गए थे, जिस पर जस्टिस कियानी ने आला इंटेलिजेंस अफसरान, सेक्रेटरी डिफेंस और वज़ीर कानून को तलब कर रखा था। जस्टिस कियानी का मजीद कहना था कि इनका किसी एजेंसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं है, बल्कि हर एक इदारे को अपनी अपनी आइनी हदूद में चलना चाहिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद फरहाद की वकील ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा और अहमद फरहाद की अहलिया सईदा अरूज ज़ैनब साहिबा। सबसे पहले ईमान मज़ारी साहिबा, मुझे ये बताइए, आज जो कुछ भी अदालत के अंदर हुआ, ये तो अब इस बात का तयन कर लिया गया है कि अहमद फरहाद साहब इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस की तहवील में हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा? उनको क्या बाजियाब कराया जाएगा? उनको वापस इस्लामाबाद लाया जाएगा? उनको इधर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा? व्हाट्स नेक्स्ट? असूलन तो यही होना चाहिए था कि अहमद फरहाद को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत को पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने आकर कोर्ट को डिसीव किया, गुमराह किया, उन्होंने गलत बयानी की और सिर्फ एक पर्चा दिखाया धीरकोट पुलिस स्टेशन का। और जब उनकी अहलिया उधर पहुंची, और वो आपको ऑब्वियसली इस पर ज़्यादा बताएंगी, लेकिन उधर धीरकोट पुलिस ने कहा कि हमने तो मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले कर दिया है और अब जो हमें मालूमात मिल रही है लेकिन दूसरा हमें पर्चा नहीं मिला, उसमें अपेरेंटली टेररिज्म की दफात हैं, एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स की हैं, अटेम्प्टेड मर्डर की हैं। तो ये तो बेसिकली आज गलत बयानी हुई है अदालत में हुकूमत की तरफ से और इसका एहतसाब होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जब ये हियरिंग लगेगी फ्राइडे को, क्योंकि आज भी जज साहब ने ये बात की थी कि मैं डिस्पोज ऑफ आज नहीं करा, आप कंफर्म करें कि क्या वो उधर है, ठीक है, और फिर मैं फ्राइडे की डेट दे रहा हूँ। लिहाजा फ्राइडे को हम ये सारे इश्यूज कोर्ट के सामने रखेंगे। ये जो एक कल्चर बन गया है अब्यूज़ का कि 15 दिन आप किसी को लापता रखें, फिर आप उन्हें पुलिस कस्टडी में दिखाएं, जबरी गुमशुदगियों का जो
पीरियड है वो एक्सप्लेन नहीं है, और फिर झूठे पर्चों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी बिल्कुल, यही मैं सवाल आपसे अगला भी पूछूंगी, मगर सईदा रूथ ज़ैनब साहिबा आपसे पूछूंगी, और आपके लिए जाहिर है पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, तो क्या अब पता नहीं चल रहा कि आपके खामन जो है वो कहाँ हैं? क्या वो मुजफ्फराबाद में है, चाहे वो दीर कोट में है, किधर हैं, और कैसे वो इस्लामाबाद से गायब हुए अपने घर से, और फिर मुजफ्फराबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि वो हैं? जी देखिए, जैसे सुबह कोर्ट में वजीर कानून जो है हमारे, उन्होंने बताया कि वो धीर कोर्ट में हैं 186 के तहत। तो हम लोग यहाँ पर धीर कोर्ट आए पहले, और वहाँ पर हमने चेक किया, और वहाँ पर पहले तो स्टाफ की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया। देन हम लोगों ने थोड़ा सा उनको इंसिस्ट किया, प्रेशराइज किया, तो उन्होंने हमें बताया कि वो ही इज बीन शिफ्टेड टू मुजफ्फराबाद, और अभी हम लोग मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ पर वो कहाँ पर हैं। उन्होंने वैसे हमें लिख कर दिया है कि वो थाना सदर में है, हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो आपके खावन के ख़िलाफ़ इन्होंने जो कुछ एफआईआर में दर्ज की हैं, अटेम्प्टेड मर्डर का एक है शिक, फिर कार्य सरकार में मुदाखलत का है, एंटी टेररिज्म की भी कुछ शिक्के जो है वो उन्होंने इन्वोक की हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? चूँकि आपके जो खामंद हैं वो तो शायर हैं, सहाफ़ी हैं। देखिए, एक तो ये है कि फरहाद का कश्मीर इतना आना जाना है ही नहीं है। ही वॉज ऑलमोस्ट 18 years old when he settled down in इस्लामाबाद, रावलपिंडी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक शख्स किस वक्त आएगा यहाँ पर कश्मीर में और डकैती करेगा और कत्ल करेगा। आई डोंट नो, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड। और दूसरा ये कि आपको ये पता है कि ये इनका एक फिक्स जो है वो मोडस ऑपरेंडी है कि अगर इनको ये रिलीज करना पड़ रहा है तो ये इसके बाद इन्होंने ये एक शुरू कर दिया एक वजह फरहाद के लिए, लेकिन विल डील विद दैट आल्सो इंशाल्लाह। जी ईमान मज़ारी साहिबा, ये जो जुरिस्डिक्शन है इस हवाले से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे इस्लामाबाद से वो गायब होते हैं और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास पुलिस के पास वो कैसे चले जाते हैं? उनकी तो रसाई है, क्या कानूनी तौर पर रसाई हो सकती है उनकी फेडरल टेरिटरी के अंदर? जी यही बात है कि और हमने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रेज की कि कैसे हो सकता है कि शख्स को इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से उठाया और अब वो कह रहे हैं कि वो कश्मीर की जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट हुआ हुआ है। बहरहाल उस तरह से कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज जो कॉज ऑफ एक्शन था जहां से डिसअपीयरेंस हुई थी वो इस्लामाबाद की ही जुरिस्डिक्शन थी। एंड हमारे पास हमेशा ये ऑप्शन इस रिट पिटिशन में अवेलेबल है कि हम अपनी प्रेयर भी मजीद अमेंड करें, कि हम अपनी प्लीडिंग्स भी मजीद अमेंड करें। हमने ऑलरेडी एक प्रेयर उसमें डाली हुई थी कि जो ये जबरी गुमशुदगी का पीरियड है उसमें जो लाइबिलिटी है फिक्स की जाए परपेट्रेटर्स पर, तो वो जो हमारी प्रेयर क्लॉज है उस पर अभी तक कोर्ट एक्ट कर सकती है। और आप मुतमईन हैं कि जो आज जज साहब ने एक फ़ैसला किया कि लार्जर बेंच की तरफ उन्होंने कहा है कि जी हम इसको रेफ़र कर देंगे इस केस को? जी वो आई थिंक क्योंकि जब आमना मसूद जंजुआ साहिबा आई थी तो उन्होंने ये बात की कि हमारे बहुत से मिसिंग पर्संस के केसेस पेंडिंग है बेंच नंबर 1 में, तो जज साहब ने कहा कि मुनासिब नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं, बेहतर ये होगा अगर ये सारे केसेस एक लार्जर बेंच में जाएं ताकि कोर्ट्स का इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पर, जबरी गुमशुदगियों पर एक कंसिस्टेंट व्यू आए। तो अब देखेंगे कि रिटन ऑर्डर में अगर इस पर स्पेसिफिकली कुछ लिखा हुआ है। जी सईदा रूथ ज़ैनब साहिबा, मुझे पता है आप अपने खावंद को इस वक्त ढूंढ रही हैं, इसलिए हम आपको टीवी पे भी नहीं ला सके, मगर ये बताइए कि आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ क्या आप उससे मुतमईन हैं? और आज जो जस्टिस कियानी ने कहा कि हम लार्जर बेंच की तरफ मामलात को रेफ़र कर देंगे, क्या आप चाहेंगे कि लार्जर बेंच इस हवाले से बने? बिल्कुल, एक लार्जर बेंच बनना चाहिए। और जैसे कि जस्टिस साहब ने पहले भी कहा था कि ये सारे जो हैं ये लाइव स्ट्रीम होने चाहिए, ये भी एक अच्छा उनका एक काम था। और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। और मुझे जो आज एक इत्मीनान हुआ था वो ये था कि अब जो फरहाद को जो हम लोगों ने रिकवर करवाया है, उनसे बाजियाब करवाया है, वो आईनी तरीक़ाकार से करवाया है। और अब इन्होंने चूंकि कुछ उनके ऊपर कुछ मुकदमात शुरू कर दिए हैं, बट ये कि विल डील विद दैट इंशाल्लाह। और मतलब मुझे पता है कि ये एक झूठे मुकदमे हैं जो खोले गए हैं मेरे शौहर पर, हम इनका भी सामना कर लेंगे इंशाल्लाह।
और आप कुछ कहना चाहेंगी, अगर हुकूमत के कुछ ऑफिशियल्स अगर आपको सुन रहे हैं तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मुकदमात आप हर उस इंसान पर बनाते हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनता है, जो मज़लूमों की आवाज़ सुनता है, जो बे आवाज़ों की आवाज़ सुनता है। और ये हर दौर में कोशिश की जाती है कि आवाज़ों को दबाया जाए। और आप लोगों को ये अपनी रिवायत है, इसको अब जो है वो तोड़ना होगा और अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करना थोड़ा सीख। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा रूद ज़ैनब साहिबा। उम्मीद है कि आपको अपने खामन जो है वो मिल जाएंगे। ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा, कीप अप द गुड वर्क। और हम देखेंगे कि अब जुम्मे को जो है क्या फ़ैसला आता है। हमारी नज़र जो है इस केस के ऊपर रहेगी। नाजरीन, इधर एक वक्फ़ा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जितने भी लोग लापता हैं कम अज़ कम अदालतों में उनको पेश कर दिया जाए। उनके ऊपर जो कवानीन लगे हैं या जो उनके ऊपर जो एक्यूज़ेशंस आई हैं, इसको देखना होगा कि उनकी एहलिया ये कहती हैं कि ये गलत इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं। इसलिए चूँकि अहमद फ़रहाद जो थे वो 18 साल के थे जब वो इस्लामाबाद आ गए थे और वो कश्मीर जाते भी नहीं थे, तो कैसे उन्होंने वहाँ पे डकैती इस इलाके के अंदर कर ली, वो ये सवाल कर रही हैं। इस हवाले से हम इस केस के ऊपर अपनी नज़र रखेंगे। इधर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर से हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब रुख करते हैं फ़लस्तीन की तरफ। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने रफ़ा पर हालिया हमले के बाद इस्लामी दुनिया को कहा है कि उन्हें यकजा होकर इजराइल को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्लामी दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि आपको किस दिन का इंतज़ार है। इजराइल सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। हाल ही में इजराइल ने रफ़ा, जो कि फ़लस्तीनियों के लिए आखिरी पनाहगाह है और जिसके मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस की आला अदालत ने हमला करने से मना कर रखा है, वहाँ अटैक लॉन्च किया, जिसके नतीजे में 21 लोग बशमूल बच्चे मारे गए। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इजरायली हमलों में 36,000 फ़लस्तीनी हलाक और 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है और इजराइल की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इनके इस इक़दाम से अमन की कोई उम्मीद हो सकती है। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के ख़िलाफ़ एक केस किया था, जहां इनकी इस्तदा थी कि इजराइल के एक्शंस को जेनोसाइड करार दिया जाए और उन्हें गज़ा और रफ़ा में हमलों से रोका जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीन से, रमला से इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के कमिश्नर, इंसानी हकूक़ के रहनुमा और डायरेक्टर ऑफ अल हक ऑर्गेनाइजेशन शावान जबरन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिस्टर शावान दैट यू आर जॉइनिंग अस अगेन। नाउ the situation in Rafah is terrible. We saw how the camp was attacked. We saw how people were burnt alive. Some of them were children. What is the news that you are getting out of Rafah? There is very little authentic news that we're getting out of Palestine at the moment. Look, bombing and killing and burning and attacking, this is a daily practice. Every minute they attack, they shell on civilians areas. That's the case. Now they cut off completely the telecommunication from Rafah. The people, they can't make any communication. They can't make calls. They can't use internet because they have no internet. The Israelis, they cut them off completely, not just in Rafah area, but also in the rest of Gaza Strip. This is how they use, and now the tanks go directly inside Rafah, go to Rafah area. You know that Rafah, it's a small city. It's on the southern side of Gaza, and the whole Gaza, everyone now is speaking about Gaza, the whole Gaza size is 360 kilometers square. That's Gaza. That's Gaza, all Gaza. And Rafah is a small part of that in the southern side near the Egyptian-Palestinian border. And you speak about 1.5 million Palestinian civilians. Now they are living there. Most of them, they displaced people, from the northern side of Gaza to the south, to Rafah. And when the Israelis attack, they kill civilians. There is no others where will be killed. That's the case. Children, women, elders, civilians in general,
And now, after they attacked Gaza just 2 days ago, they burned the bodies of the children, civilians, moms, grandfathers, mothers. That's what's happened. They killed 23 of children and women out of 42. Out of 42. Most of them, they used to sleep in tents. And here you speak about the tents and also plastic tents. They were burned when they were asleep. And it wasn't easy even for the medics, for the rescue group to take them out of that hell. And in the same time, the Israelis, they said, we will investigate and we will see. And even they lie. They said, we dropped just the bombs, with 17 kilograms. Today, I heard also from the Israeli resources, one of the Israeli military general, he said that what was mentioned, it's not true. What they dropped there, it was more than 100 kilograms, speaking about the explosive material inside the bomb. 100 kilograms, the materials or the explosive material. So they fully understood the impact of this on civilians, and knowing that they had dropped those bombs. My question to you now is, what are you expecting from especially the Islamic world? We heard from President Erdogan of Turkey saying that now the Islamic world should act, should be united, and what are they waiting for? What are your expectations? What can the OIC do to help the Palestinians? I don't put, all of the Islamic countries in one basket. Mm-hmm. Some of them, they are taking and they are standing in the right square and in the right side of the history. Others, they are not. Some of them also, I don't want to say they are complicit with what's going on, but some of them, they help the Israelis in a way or another, directly or indirectly. That's the case. Because of that, I can't deal that there is a body called the Islamic world. The Islamic world is the people, the public, yes. But when it comes to the official level, I think we can't deal with one body called, the Islamic world or something like that. The OIC yes. is okay. It's okay. It's a body. It's an umbrella. But the question, if they can proceed, this is the question. To which level? This is the question. The nature of their steps, which steps that they would like to take. Do want to put, let me say, sanctions and to call for sanctions everyone over the world? Can they do these things? Can they cut off their relations with those they complicit in the genocide crime in Gaza, like Germany, like the US, for instance? The US, it's not just the third state party. The US, they are complicit with the crimes taking place in Gaza by their weapons. Our children, our women, and our men, they killed. They burned in Gaza by their weapons. That's the case. And in the same time, the US, they protect them before the Security Council. When anyone brings the case before the Security Council, they use a veto. That's the situation. Even when it comes to Britain. When it comes to Britain, also they continue, helping Israel, providing and trading, weapons to Israel. They support Israel politically. That's the case. It's not just Israel. Israel without the US and UK and Germany, it's equal zero. That's the case. What are your expectations specifically from Pakistan? I know you recently visited Pakistan and you saw how people were with the Palestinians. However, as you rightly pointed out, when it comes to the state, it's something else. Are you disappointed that Pakistan did not join South Africa in its case against Israel? To be honest with you, I have to study that, why they don't join. Because maybe they are not a party of the convention of against genocide. I don't know exactly, but I think they can. They can, and what I expect, from Pakistan and others also to come and join South Africa in that.
It will not cost them anything. The only thing just they can show their support from one side, and also it means politically something also to the West and to other countries. This is very important, I think, step they can do if they are a party of the convention. You know, I always ask you this, but do you see any hope now that Spain and Ireland and Norway have finally recognized the Palestinian state? I think the turning point has started, and the snowball is now moving, and it will get big and big and big by time. The human conscience wake up about, and now the people, they are know more about the nature of this colonial regime. It's not, this colonial regime has nothing to do with human values or with law or with any legal aspects. That's the case. And now I think other countries, they will recognize more and more and more by time. But the main thing is, I look at the hope is coming more from the people themselves in the street, the public. When I look at the globally, looking at the things, we see, how the movement now, and mainly the students and the young generation. I think the young generation now, they are standing in a right square and in a right even side of the history regarding this genocide, unprecedented genocide. Right. Well, thank you so much for joining us from Ramallah. I know that you have always had a desire for hope, and these are very, very dark times. So please, we will not give up. Please hang on to that hope and hang on to your strength. We wish you strength. Thank you so much for joining us. और ये थे शाहवान जबरन जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए था कि वो जनूबी अफ्रीका के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है केस में शामिल होता, ताकि जो ये केस है इज़राइल के ख़िलाफ़ ये और मज़बूत हो सकता। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।